नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग 14 जून को केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ सेना में भर्ती स्कीम की उन्होंने खूबियां बताई और एक दो दिन तो देश के युवाओं को इस स्कीम को समझने में लगे, लेकिन जैसे ही स्कीम की डिटेल युवाओं को समझ आई तो सड़क पर उतर आए। आज इस योजना में विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है और युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा है कि 18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे तो इसके बाद उनका आखिर क्या होगा। 16 से 17 जून और 18 को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। इसके बाद अब सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए। प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करवाने की कोशिश की गई और सीएपीएफ की भर्ती में 10% रिजर्वेशन। और रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि अग्निपथ योजना के तहत अब भर्ती की अधिकतम आयु जो सीमा है वो करीब 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई। यानी कि हालांकि रियायत केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। यानी बस पहले साल के लिए अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। इसके बाद उन्हें 4 साल नौकरी करनी पड़ेगी और इस हालात में उनके सामने अपनी पढ़ाई जारी करने को लेकर चिंता हो सकती थी। इस समस्या के निदान के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS के जरिए उन्हें 12वीं तक की पढ़ाई कराने का विकल्प दिया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल बेस्ड बैचलर्स डिग्री लॉन्च करने का फैसला लिया। इसमें अग्निवीरों द्वारा 4 साल की सेवा के दौरान सीखे गए टेक्निकल स्किल को प्राथमिकता दी जाएगी। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव में DH-पोरा इलाके में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि पुलिस और सेना संयुक्त रूप से ऑपरेशन में है और इससे पहले कुपवाड़ा पुलिस ने लोलाबाग इलाके में सेना के साथ एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया आतंकवादियों को। और आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकवादी शौकत अहमद शेख से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा कुपवाड़ा में लोलाब क्षेत्र में अभियान शुरू किया गया है। इसके बाद मुठभेड़ छिड़ गई और कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया कि कई जगहों पर तलाशी के दौरान छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाई हैं। इस पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी भी फंस गया था और अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में मुठभेड़ अभी भी जारी है। और अब खबर उत्तराखंड से है, जहां केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन की टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ केदार घाटी के कई गांवों का भ्रमण किया है। इस दौरान जल शक्ति, महिला और बाल विकास की सह सचिव पल्लवी अग्रवाल ने केदार घाटी के विभिन्न गांवों को पैदल निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि सिंचाई, जल संस्थान और अन्य विभागों की ओर से जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कि भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके लाभ आने वाली नई पीढ़ियों को मिलेगा और देश और दुनिया में बढ़ रहे जल संकट के दौर में जिले में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास दुनिया को आईना दिखाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और जिला प्रशासन द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए ये भी कहा गया कि ऐसे प्रयास अन्य जिले और राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में चेस ओलंपिक्स की टॉर्च रिले को लॉन्च किया है। यहां पर रंगारंग कार्यक्रम के बीच इसे लॉन्च किया गया और इस दौरान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी यहीं मौजूद मिले। ये पहली बार हो रहा है जब चेस ओलंपिक से पहले इस तरह से टॉर्च रिले निकाला जा रहा है। अभी तक ओलंपिक खेलों में ही ऐसा होता था, लेकिन अब इंटरनेशनल चेस बॉडी ने इस बार चेस ओलंपियाड में भी इसे लागू कर दिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर चेस ओलंपियाड 2020 की गोल्ड मेडलिस्ट के साथ चेस भी खेला और गोल्ड मेडलिस्ट कॉनरू हम्पी के साथ उन्होंने चेस खेला है और इवेंट की शुरुआत की।
और दिल्ली एनसीआर में एक और जहां ट्रैफिक किसी समस्या से कम नहीं, वहीं गाड़ियों की पार्किंग में भी लोगों को काफी समय उनका बर्बाद होता है। कई बार पार्किंग के चक्कर में मॉल और सिनेमा घरों के आगे लंबी लाइन लग जाती है। नोएडा में भी लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए एक ऐसा ऐप बनाया गया है जो आपकी पार्किंग की समस्या चुटकी में खत्म कर सकता है। इस ऐप की मदद से लोगों को पार्किंग की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो घर में बैठे बैठे ही आसानी से अपने लिए पार्किंग स्पेस बुक कर सकते हैं। मौके पर जाकर वो स्लॉट बुक करना होगा, ना पार्किंग की लाइन में लगने की झंझट होगी, ना पार्किंग का स्पेस ढूंढने का वक्त। ऐसे में नोएडा वासियों को यह खास सुविधा सरफेस पार्किंग नोएडा प्राधिकरण देने जा रहा है। इसे ऐप के तौर पर तैयार किया गया है और लोग अब आसानी से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर नोएडा पार्क स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहीं नोएडा में कुल 54 पार्किंग स्पॉट बनाए गए और ये 54 स्पॉट 4 क्लस्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वाहनों की पार्किंग की जा सकती है। साथ ही नोएडा प्राधिकरण की माने तो इन सभी जगहों को मिलाकर कुल 10,000 गाड़ियां एक बार में पार्क हो सकती हैं। अगर ये पार्किंग ऐप बेस्ड रहा तो लोग आसानी से घर बैठे ही बुकिंग कर सकेंगे और इससे पेमेंट करने में भी दिक्कत नहीं होगी और पार्किंग के नाम पर कालाबाजारी रुक सकेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुवाया के एक गांव निवासी एक युवती ने आरोप लगाया है कि 5 जून को शाहजहांपुर में उसकी शादी हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उसका पति किन्नर है। पीड़िता के अनुसार उसने इसकी शिकायत ससुराल जनों से की तो उन्होंने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया। पुलिस ने भी केस दर्ज कर कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है और पुलिस को पीड़िता ने बताया कि 5 जून को उसकी शादी शाहजहांपुर शहर क्षेत्र के एक मोहल्ले में हुई थी। पिता ने शादी में 10 लाख रुपए की रकम भी खर्च की और शादी में विदा होकर वो ससुराल पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति किन्नर है। उसने बताया कि पति, ससुर, देवर और बाबा ससुर और उसके तमाम जो परिजन हैं वो उसके साथ जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये भी बताया गया कि ससुराल के लोगों की धोखाधड़ी से उसकी मान प्रतिष्ठा को धक्का लगा है और वो काफी आघात लगा है। महिला ने बताया है कि उसने ससुराल के लोगों से शिकायत भी की तो विदा वाली रात में ही मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। ससुर ने उसे काफी धमकाया और बेटे के किन्नर होने की बात कहने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस बीच उसकी ननद बाल पकड़कर घसीटती हुई उसे कमरे में ले गई और देवर ने तमंचा तानकर धमकी दी। और चारधाम यात्रा में अभी तक 21,93,272 तीर्थयात्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। बारिश के बावजूद तीर्थयात्री यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और बद्रीनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम कपाट खुलने के तिथि अब 8 मई से शनिवार तक करीब 7,69,595 तीर्थयात्री धाम पहुंचे। केदारनाथ धाम कपाट खुलने की जो तारीख है वो 6 मई थी और 6 मई से लेकर अब तक 7,35,780 लोग धाम के दर्शन करने पहुंचे हैं। इसमें हेलीकॉप्टर से पहुंचे तीर्थयात्री भी शामिल है। गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या 6,87,897 है। तो वहीं कपाट खुलने की तारीख 22 मई से अभी तक गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या आपको बता दें 1,05,364 है। और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के लिए शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति को विस्तार दिया है। इसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़कर 21 करने का प्रस्ताव है और शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि राज्यसभा कार्यकाल हाल ही में समाप्त हो गया है। सहस्त्रबुद्धे अब उच्च सदन में सदस्य नहीं है। समिति के लिए एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति अभी भी लंबित है। संसदीय बुलेटिन में कहा गया है कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की तरफ से जो बात सामने आई है, आपको बता दें कि उन्होंने शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को 24 जुलाई 2022 तक के लिए बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 को एक्सटेंशन दिया है। इससे पहले बजट सत्र के दौरान राज्यसभा के सभापति
24 जून 2022 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति को एक्सटेंशन दे चुके हैं। संसदीय पैनल ने पिछले संसद के शीतकालीन सत्र में विवाह विधेयक को संदर्भित किया था। और यूपी में आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रविवार को पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर विरोधियों पर जमकर बरसे और आजमगढ़ में चरकपानपुर में क्षेत्र आयोजित की गई जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सैफई परिवार से प्रदेश को भगवान ही बचाए। उन्होंने जनता से पूछा कि साल 2017 के पहले यूपी की क्या हालत थी। सपा और बसपा की सत्ता में प्रदेश का बुरा हाल हुआ। आज जब विकास के कार्य होते हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। सीएम योगी ने यह भी कह दिया कि सपा और बसपा विकास कार्यों में राहु और केतु जैसे क्रूर हैं। आपको ये भी बता दें कि वो सीएम योगी कहते नजर आए कि ये कभी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश का विकास हो। जब इसके हाथ में सत्ता थी तो इन्होंने खुद का विकास किया और इनसे जितना दूर रहेंगे उतना विकास कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि आजमगढ़ को आतंकवादगढ़ नहीं बनने देंगे और आज आजमगढ़ में अपराध पर नियंत्रण है। कहा यह भी गया कि मां बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जिन्होंने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। और इस बीच खबर मिर्जापुर से है, जहां नगर के डीजे कॉलोनी निवासिनी एक वृद्ध महिला 50,000 रुपए लेकर बैंक में जमा करने गई थी, लेकिन इसी दौरान पैशन प्रो नाम की गाड़ी पर सवार होकर कुछ लोग पहुंचे और इन पैशन सवार युवकों ने परिवार के लोगों का नाम बताते हुए 1 लाख घर पर आने की सूचना दी। महिला को बातों में उलझाकर महिला से लूट की गई और महिला का झोला लेकर ये आरोपी फरार हो गए हैं। उस झोले में 50,000 रुपए नगद थे और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 5/2022 को दिन में करीब 12 के आसपास एक माताजी थी जो कि अपना 50,000 रुपए कैश जो है एक बैंक में जमा करने जा रही थी और दिन दहाड़े जो है उस पैसे को पैशन प्रो गाड़ी से हेलमेट लगाए एक बदमाश ने जो है ले लिया था और उस पर अभियोग दर्ज हुआ था थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर में 19/5 को। और हम लोगों ने इसमें काफ़ी मशक्कत करने के बाद इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर, मैं जरूर स्पष्ट करूंगा कि मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने 17-18 गाड़ियों को पैशन प्रो को फिल्टर किया था, फुटेज वगैरह देख करके, जिसमें हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद 3 गाड़ियां टारगेट की गई पैशन प्रो की, उसमें से एक गाड़ी रंगे हाथ ये पकड़ा गया है ये बदमाश और इसने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है तथा इसके पास से एक आर्म्स भी बरामद हुआ है, 2 कारतूस बरामद हुए हैं तथा 23,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं, जिसके तहत और पुलिस की लचर कार्यशैली से दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आए। सोशल मीडिया पर लगातार एक के बाद एक अवैध असलों के साथ वायरल वीडियोस हो रहे हैं और इनसे जिले की कानून व्यवस्था की पोल साफ खुलती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो के बाद से पुलिस विभाग में भी हड़कंप है और ये वीडियो हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अचलेश्वर का बताया जा रहा है। और कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर इलाके में फायरिंग की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक पिता और बेटे में विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की ओर से एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे भारी पुलिस बल और इस दौरान दबंगों ने उन पर भी फायरिंग कर दी है। दबंगों के हौसले इतने बुलंद निकले कि मौके पर पहुंची पुलिस पर भी फायरिंग करने से वो नहीं कतराए। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस का एक जवान अश्विनी कुमार छर्रे लगने की वजह से घायल भी हो गया है। फिलहाल पुलिस ने इनके साथ मुठभेड़ की और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच यूपी में वाराणसी और प्रयागराज समेत पूर्वी पश्चिम यूपी के जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है।
बताया जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य के अलग अलग हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों तक बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर तैयार हवा के दबाव का क्षेत्र और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़े पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में ये बदलाव आया है। इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में पूर्वोत्तर यूपी में मानसून के पहुंचने की संभावना भी जताई। वहीं लखनऊ में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में यानी कि 89 दर्ज किया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।